रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस गाड़ियां बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस को ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे बच्चे ने की थी जिसका पूरा बचपन में चाइल्ड लेबर करते हुए गुजरा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में पैदाइश होती है एक बच्चे की, हेनरी रॉयस की। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे तब उनके बाप का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने बाप को हमेशा के लिए खो दिया। इसी वजह से उनकी माँ को मेड का काम करना पड़ा और वो खुद न्यूज़पेपर डिलीवर करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे की कंपनी में गई और 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की उम्र में वो फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो मैक्सिमम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियली डिफिकल्टीज की वजह से ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास बाकी दूसरी कंपनीज में जॉब करने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग यूज की। मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की FH रॉयस कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त को अर्नेस्ट क्लैमरोन को एज अ पार्टनर ज्वाइन करवा लिया। इनिशियली रॉयस को सरवाइव करने के लिए जो भी काम मिला उसने किया, जैसा कि स्विंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना वगैरह वगैरह। लेकिन टाइम के साथ साथ रॉयस ने देखा इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने आर्क लैम्प, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत ही बदल दी। साल 1900 तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड से क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री ले ली थी। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की कीमतें गिर गईं। पूरी कोशिशों के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा। इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को क्रैश होता देखकर रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बगैर थकाए ट्रेवल कर सकें। रॉयस ने एक वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और फिर एक डेकोविल नाम की फ्रेंच कार भी खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक इन्फेक्टिव थे और इस कार में ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने इस कार को पूरी तरह से रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल कार डेकोविल से काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार बिल्ड कर सकते हैं, इवन कि वो कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एक छोटी सी टीम असेंबल की और नई कार को डिजाइन करना शुरू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग बनने के बाद उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जैसा कि क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये हर मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इस कार ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना कोई प्रॉब्लम किए। हेनरी रॉयस ने 2 कार्स और बनवाई और इन्हें टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली थी, लेकिन वो इन कार्स को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए कैपेबल नहीं थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स की। हेनरी रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान चार्ल्स रोल्स की इन कार्स पर नजर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे, सुपीरियर कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रोल्स ऑलरेडी ही एक ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। वो रॉयस से इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट करते हैं और इस ज्वाइंट वेंचर में बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस
10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कार्स के साथ रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए रोल्स ने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार को यूज करते हुए उन रेसेस को जीता भी। साथ ही साथ इन कार से उन्होंने कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सब से रोल्स रॉयस एक ग्रेटेस्ट कार कंपनी के तौर पर स्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी एक सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। साल 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल को लॉन्च किया। इस कार की बॉडी का कलर सिल्वर था और ये कार चलाने में बिल्कुल स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह, और इसीलिए इस कार का नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें गोस्ट सिल्वर को संडे को छोड़कर 2.5 महीनों के लिए दिन और रात में लगातार चलाया गया, जिसमें 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया और बिना किसी प्रॉब्लम के गोस्ट सिल्वर ने ये टेस्ट पास भी कर लिया। इसके अलावा रोल्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किए, इसमें उन्होंने गोस्ट सिल्वर को विस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में वो कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए इस कार को चलाते थे बिना गिराए। इससे ये प्रूफ होता था ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं स्ट्रेटजीज से सिल्वर गोस्ट चारों तरफ बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और उस वक्त के किंग, क्वीन और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस हो गई। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी। ये तभी एक खौफनाक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नामी एक जहाज को उड़ा रहे थे। इस फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साला चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली प्लेन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले ब्रिटेन के वो पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट कर दिया था। वो इस लॉस से उबरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें बाउल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो सिर्फ 3 महीने ही जी पाएंगे। इस हालत में भी रॉयस बेड से ही सिल्वर गोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने गुजर चुके थे और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। वापस आते ही रॉयस ने सिल्वर गोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया गया, सस्पेंशन को मजबूत किया गया और चेसिस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनट्स के ऊपर पर्सनलाइज्ड मैस्कोट्स लगाने का ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी परेशानी में थी कि लोग इनअप्रोप्रिएट मैस्कोट्स लगा रहे हैं जिनसे रोल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपना खुद का मैस्कोट डिजाइन करवाया। मैस्कोट में एलेनोर थ्रॉन्टन नामी ब्रिटिश मॉडल का यूज किया गया है। ये स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की तरफ लीन किए हुए दिखाता है। उनके हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच हैं और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। ये मैस्कोट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है और इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सभी इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल और प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। 1913 तक उनका प्रॉफिट 19,000 पाउंड्स तक हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपेंशन करने के प्लान्स भी चल रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने रोल्स रॉयस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। इस वॉर की वजह से इकोनॉमी क्रैश हो गई और जिसका इम्पैक्ट रोल्स रॉयस जैसी कार कंपनीज पर पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई, जिस वजह से कंपनीज को वर्कर को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस इस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिससे उन्हें रियलाइज हुआ कि इस वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों की सख्त जरूरत है। और फिर रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाइड करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। इस कार में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया और इस गाड़ी के ऊपर रिवॉल्विंग टर्रेट भी लगाया गया, जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इस कार को मिडिल ईस्ट के डेजर्ट रीजन में ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया, प्लस इनका यूज स्पाइंग मिशन करने के लिए भी किया गया। ऑफ कोर्स सिल्वर गोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी। वॉर में किसी जख्मी सोल्जर्स को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल थी। इसीलिए कई सिल्वर गोस्ट को वॉर एम्बुलेंसेस की तरह
मॉडिफाइड कर दिया गया। इन एम्बुलेंसेज में स्ट्रेचर, मेडिकल इक्विपमेंट, नर्सेज के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाई गई। फिर इन एम्बुलेंसेज ने हजारों जिंदगियां बचाई। फाइनली अपने लग्जरियस फीचर्स की वजह से वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कार को हाई रैंकिंग ऑफिसर, डिप्लोमेटिक मिशन और किंग मैसेंजर्स की तरह यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करने के बाद रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स ने एयरप्लेन्स इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पर डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट डेस्परेटली चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रॉयस ने एरो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन, द ईगल। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले में ज्यादा रिलायबल, लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहीं तक नहीं रुके। 1915 में उन्होंने लाइट एयरक्राफ्ट हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। इन इंजन की मदद से ब्रिटिश एयरफोर्स को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, बॉम्बिंग मिशंस, इन सभी में मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत की एक इम्पोर्टेंट वजह बनी। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक मेजर ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के ही इंजन यूज किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और अगले 15 सालों में रॉयस ने कार्स और एरो इंजन पे फोकस किया। रोल्स रॉयस ने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली इसकी सेल्स ज्यादा अच्छी नहीं रही। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डैमलर और कैंडिलैक की वजह से मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेक्स के साथ लॉन्च की द न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस को लग्जरियस कार मार्केट का किंग बना दिया। आगे चलकर फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो कि फुली वेल रिसीव्ड थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया जो कि बैंकक्रप्ट होने वाली थी। इसके बाद रॉयस ने डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर्स जो कि रोल्स रॉयस और बेंटली जैसे दो ग्रेट ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल ब्लेंड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस इस कार को अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांस ली। कार के प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले हेनरी रॉयस की डेथ से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और सिल्वर गोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की और दूसरी तरफ 1960s में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया। करंटली रोल्स रॉयस को BMW ओन करती है लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपने आइकॉनिक कार्स की वजह से अल्टीमेट लग्जरियस का ग्रेटेस्ट सिंबल है। एक रोल्स रॉयस को ओन करना एक ऐसे मास्टरपीस को ओन करना है जो कि रॉयस के परफेक्शन और रोल्स के क्रिज्मा को सिंबलाइज करती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।